प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, एकदम सेहत आपकी बढ़िया होगी। तो आज की जो कक्षा है वो कक्षा छठी की जो हिंदी की किताब है मल्हार, उसका पाठ 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है पहली बूंद। ये एक कविता है प्यारे दोस्तों, और बड़ी ही मज़ेदार कविता है। जैसा कि नाम आया है बूंद, तो आप समझ ही हो गए होंगे कि ये कविता किस विषय से संबंधित है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि एक लड़का है, लड़की है, वो बारिश में खेल रहे हैं और एक लड़का छाता लेकर खड़ा हुआ है बारिश से बचने के लिए। तो इस जो कविता में जो है वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय हमारे प्रकृति में, नेचर में कई तरीके के बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं। वर्षा ऋतु की जब पहली बारिश होती है, पहली बूंद धरती पर जब आती है, तो वो धरती पर जैसे ही गिरती है तो धरती में से जो अलग ही प्रकार की खुशबू निकलती है। जो बीज होते हैं वो फूटते हैं, घास सूखी होती है वो हरी हो जाती है। तो कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बच्चों, यदि आप देखेंगे तो हमारे आसपास के पशु पक्षी और हम सब भी बड़े खुश हो जाते हैं, हमारे चेहरों पर जो है मुस्कान दौड़ जाती है। तो इस कविता का जो कवि है कृष्ण गोपाल कृष्ण कोल जी ने इस कविता के माध्यम से प्यारे बच्चों, दोस्तों, जो है वर्षा ऋतु की सुंदरता और उसकी जो महत्व है उसके बारे में ही इस पूरी कविता में बात की है। कवि इसके अलावा यह भी बताना चाहता है कि वर्षा के आने से सूखी धरती पर फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो उसी के साथ ही धरती पर नए नए पेड़ पौधे जो है फूटने लगते हैं, वो धरती से निकलते हैं, अंकुरित होते हैं और उससे फिर जो है चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और जो है आसमान में काले काले बादल छाते हैं, जिन्हें देखकर आप बहुत खुश भी होते हैं। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि कई सारे चेंजेस आते हैं हमारी धरती में। इसके अलावा पशु पक्षी भी जो है चहचहाते हैं। आप देखेंगे कि कहीं आपको मोर देखने को मिलेगा, कहीं बारिश का जब बारिश हो जाती है तो आपको कहीं ना कहीं आसपास किसी छोटे तालाब में, पोखर में, झील में मेंढक टर टर करते मिलेंगे, ठीक है। और कोयल भी कहीं ना कहीं, ये और भी तरह तरह के पक्षी आपको वहाँ पर अपने आसपास में दिखाई देंगे। तो कवि ने इन सब को ही जो है इस कविता में स्थान दिया है। तो चलिए हम बिना देरी किए अब कविता को शुरू करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपका सभी का स्वागत है, ढेर सारा स्वागत है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि जो भी कोई अगली वीडियो होगी सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ और जो है आप वीडियो को लाइक भी करें और जो है कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए अब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो हम इसके एक एक पैसेज को पढ़ते हैं। तो पैसेज क्या दिया गया, सारे बच्चे अपनी किताब में इसको नोट करेंगे, जो जो मैं लिखवाता जाऊंगा साथ के साथ में, फिर हम इसकी व्याख्या को भी पढ़ेंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो कितनी अच्छी कविता है। देखिए क्या लिखा है कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती पर नव जीवन ने ली अंगड़ाई। सबसे पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे पावस क्या होता है। पावस जो है वर्षा ऋतु को कहते हैं। पावस किसको कहते हैं? वर्षा ऋतु को कहते हैं, बारिश को कहते हैं। कि वह पावस का प्रथम मतलब पहला दिन, जब भयंकर गर्मी और सूखे के बाद जब पहली बार बारिश होती है, पहले दिन जब बारिश होती है, प्रथम दिवस का मतलब है
पहला दिन, पहली बूंद धरा, धरा का मतलब होता है धरती, धरा का मतलब क्या होता है धरती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह पावस की प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, मतलब बच्चों कि वह वर्षा ऋतु का पहला दिन। आप देख पाएंगे कि जो है भयंकर गर्मी होती है जेठ के महीने में, ठीक है। और जो है जेठ के महीने के बाद, जब भयंकर गर्मी के बाद जब सब कुछ प्रकृति में सूख जाता है और उसके बाद एक दिन अचानक से वर्षा ऋतु का पहला दिन आता है, जब मानसून आती है, तो उसका पहला दिन जो होता है, जब बारिश होती है, तो उसकी पहली बूंद जो धरती पर आती है, उस बूंद के आने से धरती पर जो अंकुर फूट पड़ता है, धरती में जो बीज पड़े थे, ठीक है, सूखे पड़े बीज थे, वो अचानक से फूट पड़ते हैं, ठीक है। और वो जो है अंगड़ाई लेते हुए, आपने देखा होगा जब छोटा सा बीज जो है धरती के अंदर से पौधा बनकर निकलता है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर निकलता है। इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल आराम से सो के, जैसे जिस तरीके से हम बच्चे सो कर उठते हैं तो हम अंगड़ाई लेते हैं, पूरे हम अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं हाथों को टाइट करके, इसी तरीके से वो पौधा भी जो है अंगड़ाई लेते हुए धरती के नीचे से निकलकर अंकुर फूट कर आता है। तो यही सब लिखा गया है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि जब पहली बूंद धरती पर आई, तो उस बारिश की बूंद के आने से बच्चों धरती पर फिर से बीजों में अंकुरन जो है शुरू हो गया है, अंकुर फूट पड़े हैं बीजों में से, और नन्हे नन्हे कोमल कोमल पौधे, छोटे छोटे नए नए पौधे जीवन धारण करके और जो है अंगड़ाई लेते हुए धरती से बाहर निकल रहे हैं। अर्थात धरती पर चारों तरफ बीज जो बिखरे पड़े थे, वो जो है धरती से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ये इसका अर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। यहाँ मतलब है सूखे अधर का मतलब होता है, अधर का मतलब होता है होंठ। अधर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? होंठ। तो धरती के सूखे अधरों पर, यहाँ पर लिखा है कि सूखे मतलब धरती पर बारिश नहीं हुई थी बहुत दिनों तक, तो धरती सूख गई है, प्यासी हो गई है। तो जब पहली बूंद धरती की ऊपर आई, तो वो किसके समान लगी? अमृत के समान लगी। पहली बूंद जो बारिश की आई, वो अमृत के समान धरती के सूखे प्यासे होठों पर आकर गिरी। और वसुंधरा की रोमावली सी। रोमावली क्या होता है? आपने देखा होगा कि रोमावली का मतलब होता है कि जैसे हमारे शरीर पर, हमारे हाथ पैरों पर छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे बाल होते हैं, उनको रोआ बोलते हैं, रोम बोलते हैं। हिंदी के में हमारे जो शरीर पर बिल्कुल हाथ पैरों पर छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको रोम बोलते हैं। और रोमावली का मतलब होता है रोम प्लस आवली। रोम प्लस आवली का मतलब होता है, आवली का मतलब होता है पंक्ति, लाइन, पंक्ति या फिर लाइन। पंक्ति, पंक्ति का प्रयोग करते हैं और लाइन। तो रोमावली का मतलब हो गया कि जो हमारे शरीर पर जिस तरीके से छोटे छोटे रोए जो होते हैं उनकी लाइन होती है, इसी तरीके से धरती पर भी जब पहली बारिश आई, तो जो रोमावली के समान जो छोटी छोटी घास धरती पर होती है, वसुंधरा का मतलब होता है धरती, तो जो धरती पर घास उगी होती है, वो जो सूखी घास थी, वो पानी को पाकर वो एकदम से पुलकित हो गई। पुलकित का मतलब है यहाँ पर खुश हो गई, मन ही मन में वो घास जो है प्रसन्न हुई है, खुश हो गई है, और वो खुशी खुशी से मुस्कुराने लगी है। और पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरा पर आई, तो प्रकृति के जो सूखे होठ थे, वो जो है एक बार फिर से सूखे होठ गीले हो गए हैं। धरती जो है पानी पानी चारों तरफ फैल गया है। उससे क्या हुआ है कि जो धरती पर जो घास थी, सूखी घास, वो फिर से हरी हो गई, और जो है घास जो है खुशी खुशी से मुस्कुराने लगी। तो अब हम इसकी जो है ये हमने ये चार पंक्तियाँ भी हमने पढ़ी, तो हम इनके बारे में लिखना चाहेंगे कि इन चार पंक्तियों के माध्यम से, जो ये चार पांच पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पर, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो धरती पर पहली बूंद आई है, पहली बूंद के आने से जो है धरती जो सूख गई थी, धरती के जो प्यासे होठ थे, वो बारिश की बूंद जो है आई है, वो एक अमृत के समान है। किसके समान है?
अमृत के समान है। और वो जब आकर गिरी धरती पर, तो धरती पर जो उगी हुई घास थी वो खुश हुई, वो मुस्कुराई, ठीक है, खुशी से, खुशी के साथ वो मुस्कुराई। अर्थात जो है पहली बूंद के आने से धरती पर उगी हुई सूखी घास भी हरी होकर लहराने लग गई, मुस्कुराने लग गई और खुश हो गई। तो यहाँ तक हमने दो पैसेज भी पढ़ लिए हैं। यहाँ पर एक दो शब्द जो है, दूब, दूब का मतलब होता है घास। आप देखते होंगे सुबह सुबह आपके आसपास पार्क में या किसी गार्डन में या आपके लॉन में, घर के बाहर छोटी छोटी हरी हरी दूब, दूब मतलब घास, घास जो होती है वो बारिश की बूंद पाकर मुस्कुराती है। आगे बढ़ते हैं। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। देखते हैं अब इसका क्या मतलब है, सभी बच्चे बने रहें। आसमान में उड़ता सागर मतलब क्या है? जो आसमान में उड़ता सागर, सागर का मतलब होता है समुद्र, सागर का मतलब क्या है यहाँ पर? समुद्र। अब आप देखेंगे बच्चों, जिस दिन बारिश होती है उस दिन आसमान में चारों तरफ बादल ही बादल फैल जाते हैं ना, और वो ऐसे लगते हैं कि वो बादल नहीं, खुद जो है समुद्र उठकर आ गया है, ठीक है। और वो भी कैसे? बिजली के समान स्वर्णिम पर, स्वर्णिम पर का मतलब होता है, स्वर्णिम का मतलब होता है सुनहरे, गोल्डन कलर के, और पर का मतलब होता है पंख, ठीक है। पर का मतलब होता है पंख। तो जो आसमान में जो बादल हैं, आसमान में जो बादल हैं वे किसी समुद्र की तरह से लग रहे हैं, और बिजलियों के सुनहरे पंख, ठीक है, जो लगाकर वो आसमान में उड़ रहे हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से बिजली जब कड़कती है तो एकदम से गोल्डन जो है, सुनहरे सुनहरे सोने के जैसी जो है हमें एक लाइटनिंग सी दिखती है गोल्डन कलर की। तो उसको कवि ने क्या कहा है कि वो बादलों को पंख लगे हुए हैं। और इसके अलावा क्या कहा है? बजा नगाड़े जगा रहे हैं। और जब बिजली कड़कड़ करती है, ठीक है, तो आसमान में जो बादल होते हैं वो गरज गरज कर जो ऐसे लग रहे हैं जैसे नगाड़े बजा रहे हों, और नगाड़े बजाते हुए वो गरज गरज कर बादल जो है धरती की तरुणाई, तरुणाई का मतलब होता है यौवन अवस्था, तरुण अवस्था, तरुण अवस्था मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो तरुणाई का मतलब होता है तरुण अवस्था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तरुण अवस्था का मतलब होता है यंग एज, यंग एज। हम यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं YOUNG, यंग एज। जो है बादल जो है जोर जोर से गरज गरज कर धरती की जो यंग एज है, तरुण अवस्था है, यौवन, एक शब्द और यूज कर सकते हैं हम तरुण तरुणाई के लिए। यौवन जो है वो जगा रहे हैं, बादल जो जोर जोर से गरज गरज कर धरती के यौवन को जगा रहे हैं। और जब पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरती पर आई तो जो है चारों तरफ जो है परिवर्तन ही परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो धरती की यौवन अवस्था की बात है या फिर जो है हरियाली की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा गया है यहाँ पर? नीले नयनों सा यह अंबर। यहाँ पर जो है अंबर, अंबर का मतलब होता है आसमान। अंबर का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? आसमान। आसमान की तुलना किससे की गई है? नीले नयन, नयन का मतलब होता है आँख, नीले नयन मतलब नीली आँख। यहाँ पर आसमान की तुलना नीली आँखों से की गई है। और काली पुतली से यह जलधर, जलधर का मतलब होता है बादल, और बादल की जो तुलना की गई है वो काली पुतली, काली पुतली से की गई। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी जो आँख होती है, यदि हम उसको ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें बीच वाले हिस्से में एक ब्लैक ब्लैक जो है आपको दिखाई देगा हिस्सा, ब्लैक पार्ट, उसी को ही काली पुतली कहा गया है। आप जब देख पाएंगे जब बादल आते हैं गरज गरज कर, जब बादल आते हैं तो आसमान पूरा काले रंग का हो जाता है, और वो ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि काले रंग की पुतली होती है। तो आगे पढ़ते हैं अब इन लाइनों को सभी को। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई,
तो अब हम इनकी व्याख्या समझते हैं। कवि क्या कहता है, गोपाल कृष्ण कौल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो आकाश में जो वो जो आसमान है वो नीले आँखों के समान है, और जो है नीले आँखों के समान है, और उस आकाश में भी जो बादल हैं वो हमें काली पुतली के समान दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आगे क्या लिखी है कि करुणा विगलित होकर ये जो बादल है ना, ये जो बादल आसमान में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है कि धरती जो थी है ना, धरती के दुख को देखकर, धरती की पीड़ा को देखकर ये करुणा विगलित का मतलब होता है, करुणा विगलित का मतलब होता है, यहाँ पर हम थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं। करुणा का विगलित का मतलब होता है करुणा, करुणा से पिघलकर जो है वर्षा रूपी आंसू बहा रहे हैं। अश्रु का मतलब होता है आंसू, अश्रु का मतलब क्या होता है, आंसू। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब हो गया कि ये जो आसमान में काले काले बादल हैं, ये धरती का जो दुख है, धरती की जो पीड़ा है। अब ये क्या पीड़ा है धरती की पीड़ा ये है कि बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई है, धरती प्यासी हो गई है, धरती का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है, धरती के ऊपर के पेड़ पौधे सूख गए हैं, हरी हरी घास सूखी हो गई है, और इस तरीके से धरती बहुत दुखी है। और जो इसके दुख को देखकर ये बादल जो हैं दोस्तों, ये जो है वर्षा रूपी आंसू बहाते हैं, वर्षा कराते हैं, और वो वर्षा जो है, वो बारिश जो है वो आंसुओं की तरह से ऊपर से बहती हुई धरती पर आती है। और धरती की चिर प्यास का मतलब होता है, यहाँ पर एक शब्द आया है चिर प्यास का मतलब होता है कि जो बहुत दिनों से धरती प्यासी थी। चिर का मतलब होता है स्थाई, है ना, या लंबी, स्थाई या फिर लंबी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर जो धरती की जो बहुत लंबी प्यास थी, और उसको जो है बादलों ने बुझाया है। अब जब प्यास बुझ गई है, धरती की जब प्यास बुझ गई है, तो फिर क्या परिवर्तन हुआ है धरती में, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला। अब धरती को बूढ़ी क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार से इंसान बूढ़ा होकर कमज़ोर हो जाता है, उसका सारा शरीर सूख जाता है, बिल्कुल तन बदन बिल्कुल जो है कमज़ोर हो जाता है, सूख जाता है, उसी प्रकार से बारिश की कमी के कारण धरती भी बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर हो गई है। उसके पेड़ पौधे जो उसकी रौनक थे वो सब खत्म हो गए हैं, और जो है धरती ने खुद को जो है बूढ़ा मान लिया है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, जैसे ही धरती पर जो है पहली बूंद आई वर्षा ऋतु की, तो बूढ़ी धरती भी शस्य श्यामला का मतलब होता है हरी भरी, शस्य श्यामला का मतलब होता है हरी भरी, शस्य श्यामला का मतलब हरी भरी, है ना, बनने को फिर से ललचाई। जो बूढ़ी धरती थी वो दोबारा से, उसमें भी जब यौवन आ गया है, बारिश हुई तो यौवन आ गया है, और यौवन आने के कारण धरती जो है फिर से हरी भरी होना चाहती है। उसका मन भी ललचाया है कि मैं पहले की तरह से हरी भरी हो जाऊं, फिर से मेरे ऊपर जो है पेड़ पौधे लहराए, सूखी घास फिर से हरी हो जाए, और जो है पहली बूंद धरा पर आई, और वर्षा की जो पहली बूंद थी वो धरती पर आई, और धरती पर आने से उसने धरती का एकदम जो है दृश्य बदल दिया है, नज़ारा बदल दिया है। कैसे बदल दिया है, पेड़ पौधे दोबारा फूटने लगे हैं, घास हरी होने लगी है, पशु पक्षी फिर से चहचहाने लगे हैं, सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है, उमंग है, खुशी है। तो इस तरीके से ये कविता लिखी गई है गोपाल कृष्ण कौल जी ने। इस कविता के माध्यम से वर्षा ऋतु का एक सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये कविता यहाँ तक सभी को, इसका व्याख्या समेत सभी को समझ आ गई होगी। हम एक बार फिर से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। बने रहिए मेरे साथ साथ, इसको एक बार हम मिटा लेते हैं, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं।
अभी आप सब मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, गाएंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन ने ली अंगड़ाई। इसका मतलब होता है कि वर्षा ऋतु के पहले दिन जब पहली बूंद धरती पर आई, तो उस बूंद को पाने से धरती पर जो बीज पड़े थे वो अंगड़ाई लेते हुए नया जीवन ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, और वो धरती से अंकुर फूट रहे हैं। बीज जो है छोटे छोटे नन्हे नन्हे कोमल कोमल पौधों के रूप में धरती से बाहर निकल रहे हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। यहाँ इसका मतलब है दोस्तों कि धरती के सूखे अधरों पर, जो धरती सूख गई थी, धरती के सूखे होठ है, प्यासे होठ हैं, उन पर जो पहली बूंद है वो अमृत के समान आकर गिरी है। अमृत कैसे, अमृत का क्या काम होता है? अमृत जिसको मिलता है वो अमर हो जाता है। और ऐसे ही धरती भी जो है दोबारा से नया जीवन पा गई है, उसमें भी नया जोश, नई उमंग दौड़ चुकी है धरती पर जब पहली बूंद आई। और वसुंधरा की रोमावली सी, और जो धरती है, वसुंधरा का मतलब होता है दोस्तों, वसुंधरा का मतलब है धरती, हमारी जमीन। जमीन पर जो है जो रोमावली, रोमावली मतलब हरी हरी जो घास है, वो फिर से मुस्कुराने लगी है जब पहली बूंद धरती पर आई है। आगे लिखा है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पंख। क्या लिखता है कवि? कवि कहता है कि जो आसमान में जो ये सागर उड़ रहा है, सागर मतलब जो बादल हैं, ये जो बादल उड़ रहे हैं, ये बिजलियों के समान सुनहरे पंख लगाकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। और बादल जो है जोर जोर से गरज गरज कर धरती की जो है तरुण अवस्था को, यौवन अवस्था को फिर से जगा रहे हैं। और ये बादल जब गरज रहे हैं ना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिस तरीके से कोई नगाड़े बजाता है। और नगाड़े बजाने से नगाड़े बच्चों तब बजाए जाते थे जब किसी को उठाना होता था, नींद से उठाना होता था। आप लोगों ने कभी जो रामायण है उसमें एक सीन देखा होगा, जिसमें उस सीन में कुंभकर्ण को नगाड़े ढोल बजा के उठाया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि नगाड़े, जो बादल हैं, वो गर्जन गर्जन करके ऐसे लग रहे हैं कि जैसे नगाड़े बजा रहे हैं। और उससे धरती में यौवन, यंग एज जो है दोबारा से आएगी, जब धरती पर पहली बार बूंद आई है। आगे है, आगे लिखा है, जो अंबर है ये किसके समान बताया गया है कविता में? अंबर है नीले नयनों के समान, नीली नीली आंखों के समान अंबर पर ये बादल कैसे लग रहे हैं? नीली आंखों पर के रूप में जो आसमान है, उस पर बादल जो है काली पुतली के समान लग रहे हैं। और धरती की जो दुख है, धरती की जो पीड़ा है, दर्द है, उससे दुखी होकर, दुखी, करुणा मतलब दुखी होकर, और दुखी होने के बाद वो पिघल गए, है ना। जिस प्रकार हम किसी का दुख देखते हैं तो हमारे मन में भाव बदल जाते हैं, हम भी पिघल जाते हैं, तो बादल भी पिघल गए और वर्षा रूपी आंसू बहाकर धरती की प्यास को बुझा रहे हैं। जब धरती की प्यास बुझ गई, बूढ़ी धरती में जोश आ गया, खुशी आ गई, उमंग आ गई, तो बूढ़ी धरती भी फिर से जो है हरी भरी बनने को फिर से ललचा रही है। धरती के मन में भी लालच आ गया है कि मैं फिर से जवान हो जाऊं, हरी भरी हो जाऊंगी। और इस तरीके से धरती पर पहली बूंद आई है। आशा करता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस जो पाठ की जो पूरी व्याख्या समझ आ गई होगी, एक एक शब्द इसका समझ आया होगा, और आपके लिए यह फ़ायदेमंद भी रहा होगा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ और जो व्याकरण संबंधित जो भी छोटे छोटे प्रश्न दिए होंगे उनके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बड़ी जल्द हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।